राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां सबसे छोटे आंकड़ों में छिपी होती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की तह तक जाएंगे। एक ऐसे चुनावी नतीजे का विश्लेषण करेंगे जो इतना करीबी था कि उसने एक पूरी राजनीतिक रणनीति को नए सिरे से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम उस 580 वोटों के मार्जिन को समझेंगे, फिर जहाजपुर की जमीन और वहां के लोगों को जानेंगे। इसके बाद पिछले 7 चुनावों की कहानी देखेंगे, जनादेश का विश्लेषण करेंगे और फिर उस चतुर्मुख ब्लूप्रिंट और 90 दिन के रास्ते को समझेंगे जिसे जीत के लिए तैयार किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े से। सिर्फ 580। ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता ना? लेकिन सियासत में यही वो नंबर था जिसने एक पूरे विधानसभा क्षेत्र का भविष्य तय कर दिया। हाँ, 2023 के जहाजपुर विधानसभा चुनाव में जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के बीच सिर्फ और सिर्फ 580 वोटों का फर्क था। ये थे बीजेपी के गोपीचंद मीणा और कांग्रेस के धीरज गुर्जर। इतना करीबी मुकाबला कि इसकी चीरफाड़ करना लाजमी हो जाता है। तो ये सियासी ड्रामा हुआ कहाँ? यह है जहाजपुर, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक अहम सीट, और यही जगह हमारे आज के विश्लेषण के केंद्र में है। किसी भी चुनाव के जनादेश को समझने के लिए पहले उस जगह की जमीन, वहां के लोगों और उनके मुद्दों को समझना पड़ता है। ये किसी फसल को समझने जैसा है, पहले मिट्टी को जानना जरूरी है। और जहाजपुर की मिट्टी मतलब यहाँ की डेमोग्राफी बहुत पेचीदा है। देखिए, यहाँ लगभग 28% आबादी अनुसूचित जनजाति की है और करीब 25% मुस्लिम समुदाय से। मतलब आधे से ज्यादा वोटर इन 2 बड़े समूहों से आते हैं। जाहिर है, चुनावी गणित में ये दोनों ही समुदाय बहुत अहमियत रखते हैं। और एक बात, यहाँ के लोग राजनीति को लेकर बहुत सजग हैं। वोटर टर्नआउट मतलब मतदान प्रतिशत लगातार 80% के आसपास रहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि यहाँ कोई लहर आसानी से काम नहीं करती। हर एक वोट के लिए जमीन पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आखिर यहाँ के लोगों के असल मुद्दे क्या हैं? सबसे ऊपर हैं वो मसले जो सीधे सीधे उनकी रोजी रोटी से जुड़े हैं। खेती का संकट, पानी की जबरदस्त किल्लत और युवाओं के लिए रोजगार की कमी। ये 3 सबसे बड़ी चिंताएं हैं। अब जरा इतिहास में झांकते हैं। 2023 का ये करीबी नतीजा कोई इकलौती घटना नहीं थी, बल्कि ये उस पैटर्न का हिस्सा है जो यहाँ सालों से चला आ रहा है। ये पिछले 7 चुनावों के नतीजे हैं। इसे देखिए, सीट कभी बीजेपी के पास, कभी कांग्रेस के पास, और एक बार तो निर्दलीय भी जीते। ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। कभी कोई पार्टी बड़ी जीत दर्ज करती है तो कभी मुकाबला कांटे का हो जाता है। और ये दिखाता है कि लोकतंत्र में सूचना कितनी जरूरी है। एक जागरूक नागरिक ही सही फैसले ले सकता है। संविधान भी हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है, और ये तभी मुमकिन है जब सार्वजनिक बहस जिम्मेदारी के साथ हो। इस चार्ट पर नजर डालिए। ये 2018 और 2023 के नतीजों का फर्क साफ दिखाता है। 2018 में बीजेपी की जीत का मार्जिन 13,000 वोटों से ज्यादा था, और 5 साल बाद 2023 में यह सिमटकर सिर्फ 580 वोटों पर आ गया। ये गिरावट अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ। चलिए इस जनादेश की परतें खोलते हैं और इसके पीछे की ताकतों और कमजोरियों को समझते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार धीरज गुर्जर की प्रोफाइल को देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। एक तरफ वो एक दमदार वक्ता हैं, किसानों के हक की आवाज उठाते हैं और पूर्व विधायक होने का अनुभव भी है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उन पर कुछ कानूनी विवाद हैं और पार्टी के अंदर भी उनकी छवि एक बागी नेता की रही है। तो कुल मिलाकर विपक्ष के सामने चुनौती क्या थी? एक तरफ तो मौजूदा विधायक की घटती लोकप्रियता एक मौका थी, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही उम्मीदवार से जुड़े विवाद और पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी का खतरा बड़ी रुकावटें थीं। तो अब तक हमने समस्या का विश्लेषण किया। अब बात करते हैं समाधान की। इस बेहद मुश्किल सियासी समीकरण को साधने के लिए एक खास रणनीति तैयार की गई। इसे कहा गया चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 मुंह वाली रणनीति। इसका आइडिया यह था कि चुनाव को चारों तरफ से एक साथ साधा जाए। उम्मीदवार, सामने वाला प्रतिद्वंदी, जनता के मुद्दे और चुनाव की पूरी कहानी, सब पर एक साथ काम हो। तो ये 4 चेहरे थे क्या? पहला, उम्मीदवार का चेहरा, जिसमें गुर्जर को एक जनता के योद्धा की तरह पेश किया गया। दूसरा, प्रतिद्वंदित्व का चेहरा, जिसमें बीजेपी विधायक के कामकाज और अधूरे वादों पर सीधा हमला बोला गया। तीसरा, मुद्दों का चेहरा, जिसमें पानी, नौकरी और कर्ज जैसे स्थानीय मुद्दों को अभियान का केंद्र बनाया गया। और चौथा,
पहचान का चेहरा, जिसमें कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी के गठबंधन को न्याय के साथ विकास का वादा करने वाले जनता के गठबंधन के तौर पर पेश किया गया। रणनीति तो बन गई, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का प्लान क्या था? चलिए आखिरी खंड में चलते हैं और देखते हैं कि वो 90 दिन का रोड मैप क्या था। ये प्लान एक सीढ़ी की तरह था, जिसमें 90 दिनों को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहले 10 दिन सिर्फ जमीनी तैयारी और जानकारी जुटाने के लिए थे। अगले 20 दिन घर घर जाकर सही संदेश पहुंचाने पर फोकस था। फिर अगले 30 दिन रैलियों और शिकायत कैंपों के जरिए जमीन पर दिखना शुरू किया गया और आखिरी 30 दिनों में पूरी ताकत झोंक दी गई। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों की निजी जानकारी का सम्मान करना सर्वोपरि है। भारत का डीपीडीपी फ्रेमवर्क नागरिकों को उनकी जानकारी पर अधिकार देता है और सहमति के बिना उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक अच्छी राजनीति हमेशा भरोसे पर बनती है और भरोसा पारदर्शिता और सम्मान से आता है। इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरी योजना का एक ही मूल सिद्धांत था। विश्वास शोर मचाने से नहीं, बल्कि काम करके जीता जाता है। जाजपुर की जो असली पहचान है, वहां के आदिवासी और किसान, उन पर ईमानदारी से ध्यान देना ही जीत की कुंजी थी। तो सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जब राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहते हैं, क्या इस तरह का एक हाइपर लोकल, यानी किसी एक जगह पर केंद्रित और डेटा पर आधारित फोरेंसिक अप्रोच, क्या ये चुनाव जीतने का नया ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।